हम लोगों ने पढ़ा है R इक्वल टू, मतलब अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं हम ये, ठीक है, जहां पे वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द, ठीक। अगर हम लोग कहें कि L जो है वो 1 यूनिट, एरिया भी जो है वो क्या है 1 यूनिट, ठीक है। लेंथ और एरिया को अगर दोनों को 1 यूनिट ले लें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कैसे, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकली ऐसा होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों की यूनिट तो अलग अलग होगी। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी किसी टेम्परेचर T पे जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी किसी टेम्परेचर T0 पे, ये T0 जो है वो रेफरेंस टेम्परेचर है, ठीक है, 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, किसी टेम्परेचर T0 पे इतनी है, तो किसी टेम्परेचर T पे उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहां पे अल्फा के बारे में बोला जा रहा है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ एट टेम्परेचर T, ये क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0, ठीक है। इसके आगे फिर जैसा हम लोगों ने पहले कहा कि हम जानते हैं R की वैल्यू, ठीक है, अगर हम लेंथ और एरिया इन दोनों में टेम्परेचर के साथ होने वाला वेरिएशन निगलेक्ट कर दें, अगर हम कहें टेम्परेचर के साथ इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रेजिस्टिविटी के, ठीक है। लेंथ और एरिया टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज हो रहा, तो जब टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा, रेजिस्टिविटी, ये तो आपको पता ही है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज किस में आएगा, रेजिस्टेंस में। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पे ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, ठीक है। अल्फा के बारे में आपको पता ही है, T और T0 के बारे में भी पता है, T फाइनल टेम्परेचर है, T0 रेफरेंस टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आती होगी, ठीक है। अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें तो मेटल्स के लिए जो अल्फा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी देखिए लिख सकते हैं, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है, जहां पे डेल्टा T क्या है, T माइनस T0 है, ठीक है, और R0 क्या है, ये टेम्परेचर T0 पे रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ठीक है। तो इसी चीज को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T, ठीक है।
तो अगर डेल्टा टी के बारे में देखा जाए, अगर हम राइज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर में राइज अगर आ रहा है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा टी कैसा, पॉजिटिव। भाई टेम्परेचर ये वाला ज्यादा है, ये कम है, तभी तो टेम्परेचर में राइज आएगा, ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। और अल्फा भी कैसा है, पॉजिटिव। तो आर नॉट में हम कुछ जोड़ रहे हैं, और अगर हम आर नॉट में कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आर जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, ठीक है, मेटल्स के केस में इंक्रीज कर जाएगा। और क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। रेजिस्टेंस जो होता है उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो कहा जा सकता है रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स। वो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हो रहे हैं उसका क्या होता है, मापक होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बस कहा जाता है उतने कोलिजन्स की संख्या उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो एलाइंस के केस में, ठीक है, इसके केस में अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन वेरी स्मॉल, ठीक है। एलाइंस के केस में जो होगा वो अल्फा जो होगा वो बड़ा तो होगा 0 से, लेकिन बहुत ही जो होगा वो छोटा होगा। अगर बहुत ही छोटा हो रहा है तो रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज जो होगा वो बहुत ही कम होगा, और रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज जो है वो बहुत कम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर लगभग रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस जो है उनको बनाने में, ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके लिए अल्फा जो हो जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो आप बताइए आर, यहां पे अल्फा 0 रख दीजिए तो आर इक्वल हो जाएगा किसके, आर नॉट, ठीक है। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आयनाइज्ड गैसेस, इनके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, ठीक है, निगेटिव होगी। हम लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, आयोनाइज्ड गैस, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए अल्फा कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। और अगर इनके लिए अल्फा जो है वो लेस देन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर राइज के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के केस में, आयोनाइज्ड गैस के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये बात हम कहते हैं। हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम कहते हैं सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और उसके इंक्रीज करने के कारण जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आयोनाइज्ड गैस और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, और इस नाते जो है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
हम क्या कहेंगे, ठीक है, जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एकाएक उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जब उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो चुकी होती है तो उस समय हम कहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, सुपर कंडक्टर की तरह है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, अगर हम देखें तो मरकरी 4.2 केल्विन के बिलो, ठीक है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उसकी रेजिस्टिविटी एकाएक कैसी हो जाती है, जीरो। ऐसे ही लेड जो है वो 7.2 केल्विन के नीचे जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे एकाएक, ठीक है, रेजिस्टिविटी जीरो होती है उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मेटल्स के लिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में कर्व है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ये एक तरीके से, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी सीखा है उसी का रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो कोई भी बैटरी जो होती है, ठीक है, उसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। ये जो बड़ी लाइन से बनाया गया इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बैटरी का काम क्या है, बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू other elements of the circuit, ठीक है। सर्किट जो होगी उसके जो अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी। बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। जो सर्किट के अदर एलिमेंट्स हैं उनको एनर्जी सप्लाई करेगी, ठीक है। दूसरा काम क्या है, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, ठीक है। ये बेसिकली दो वर्क करती है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि बैटरी के पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अगर शुरू में देखा जाए, ठीक है, तो इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो क्या है, बैटरी जो होती है वो एक इंटरनल मैकेनिज्म पे काम करती है। उसके पास एक फोर्स होता है जिसे हम लोग कहेंगे बैटरी फोर्स, ठीक है। और ये क्या होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे, मतलब बैटरी जो है वो किसी ना किसी, भाई बैटरी है तो किसी न किसी मैकेनिज्म में काम करेगी, तो उसके इंटरनल मैकेनिज्म में, ठीक है, एक फोर्स होता है जिसे, जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, जिसे हम लोग बैटरी फोर्स करते हैं, ठीक है। तो इस बैटरी के अंदर जनरली अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर हम कह दें तो हम इसे एक सेल की तरह भी देख सकते हैं। ये क्या है, एक सेल है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो आयनाइज्ड होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि शुरू में ये, इसमें जो आयंस होंगे, इस पे जो बैटरी फोर्स है वो लगेगा इन आयंस पे, और बैटरी फोर्स इन्हें क्या करेगा, मूव कराएगा। तो बैटरी फोर्स FB मान लीजिए पॉजिटिव आयन को इधर लेके जाता है और निगेटिव आयंस को इधर लेके जाता है, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस इकट्ठा होने लगेंगे, यहाँ पे निगेटिव आयंस इकट्ठा होने लगेंगे, तो इनके बीच में एक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। जो फील्ड होगी वो
पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं फील्ड की दिशा में चलने पे जो है पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, अब जब फील्ड होगी तो आप देखिए यहां पे जो ये चार्ज होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर फील्ड जो है वो इधर की तरफ है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड भी तो एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, मतलब बैटरी फोर्स जो है उसने फोर्स लगाया और जो फील्ड है जो क्रिएट हुई वो भी फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, FB माइनस QE ये नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, किस पे, इस चार्ज पार्टिकल पे। ऐसे ही अगर कोई निगेटिव चार्ज होगा तो बैटरी जो है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, और जो फील्ड है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। मान लेते हैं निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q ही है। ठीक है, तो उस केस में आप देखिए क्या होगा। ठीक है, बैटरी एक बार फिर रिजल्टेंट फोर्स यही आएगा। अगर एक समय ऐसा हो जाए कि बैटरी फोर्स इक्वल हो जाए इस फोर्स के, तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इन चार्जेस का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम की या आप कह सकते हैं स्टेडी स्टेट की कंडीशन बन जाएगी। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ठीक है, कि जो FB है वो इक्वल होगा QE के। ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब फील्ड इधर की तरफ बनी हुई है तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये ऐसे, ठीक है, मैंने एक रेजिस्टेंस R यहां पे अप्लाई किया। अब आपको यहीं से तुरंत समझ लेना है कि हम लोग सर्किट में अगर ऐसा कोई सिंबल देखते हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सिंबल देखते हैं तो ये क्या है, सेल है या फिर बैटरी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही इसको आप कंप्लीट करेंगे तुरंत ही क्या होगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस थे तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। ठीक है, और या आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर रियलिटी देखी जाए तो ये रेजिस्टेंस किसका होगा, कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा, कंडक्टर का। और कंडक्टर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो पॉजिटिव, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो यहां पे जो चार्ज पहले था, मान लो कि Q चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था, तो Q माइनस E अब इतना चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही ये चार्ज कम हुआ तुरंत ही इफेक्ट क्या पड़ेगा, इन प्लेट्स के अंदर जो फील्ड बनी हुई थी, ठीक है, ये फील्ड, ये इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। और जैसे ही मैग्नीट्यूड घटेगा तुरंत ही जो ये बैटरी फोर्स है, ठीक है, ये जो होगा वो प्रभावी होने लगेगा, भाई नेट फोर्स अब मिलने लगेगा। और नेट फोर्स जैसे ही मिलेगा तुरंत ही क्या होगा, ठीक है, यहां से, ठीक है, जो बैटरी है वो एक पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लेके जाएगी। ठीक है, कितना, जितना चार्ज जो है वो यहां पे आया था निगेटिव, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे फिर आ जाएगा। तो अगर आप देखिए, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज जो है वो यहां पे ऐसे चला, यहां पे पहुंचा, ठीक है, और जो है वो पॉजिटिव चार्ज यहां से चल के ऐसे यहां पे पहुंचा। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो आया वो निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज या इस प्लेट पे अब भी बना रहेगा। मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था, क्योंकि अब फील्ड जैसे पहले थी वैसे अब भी हो गई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वही पोटेंशियल डिफरेंस फिर वापस हो गया। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है और जो बैटरी है इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब बैटरी कर क्या रही है, अगर मान लीजिए, ठीक है, कि
क्यू निगेटिव चार्ज यहां पे आया, ठीक है। तो क्यू निगेटिव चार्ज अगर यहां पे आ रहा है स्मॉल क्यू, तो बैटरी क्या कर रही है, स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, वो यहां से इधर मूव करा रही है कि नहीं करा रही, ठीक है। तो अगर प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक मूव करा रही है, तो बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई थोड़ा सा चार्ज अगर आएगा तो लगभग फील्ड जो होगी वो यही होगी, तो क्यू ई अगर इनके बीच का सेपरेशन डी हो, ठीक है, तो इतना वर्क जो है करना पड़ेगा भाई। जिधर बैटरी फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम मान ले रहे हैं कि बैटरी फोर्स लगभग क्यू ई के इक्वल है, तो इतना फोर्स क्यू ई इंटू डी, ठीक है, सॉरी इतना वर्क, ठीक है, किसे करना पड़ेगा, बैटरी फोर्स को करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क डन अगर बैटरी फोर्स को इतना करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो अगर हम लोग पर यूनिट चार्ज की बात करें, ठीक है, एक यूनिट चार्ज में जो है वो उसे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि डब्ल्यू बी बाई क्यू, इतना चार्ज करना, ठीक है, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो यही वर्क है पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें, ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिर भाई एफ बी की वैल्यू हम लोग कितना माने, क्यू ई, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन बाई बैटरी पर यूनिट चार्ज जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो गया, ठीक है। ये जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, ठीक है, वो किस कंडीशन में निकला, जब हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने माना है कि जो फील्ड है, ठीक है, वो ई है, ठीक है, और मतलब और जो बैटरी फोर्स है वो इक्वल है किसके, इसके, और आप बताओ बैटरी फोर्स इक्वल होगा इसके कब, ठीक है, जब हम बैटरी से कोई करंट ना ले रहे हो, तो उस केस में, तो इसी नाते हम लोग डिफिनीशन देते हैं कि जब हम बैटरी से कोई करंट नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, उस समय बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से इस चीज को आप देख सकते हैं, भाई ईडी क्या हो गया, ईडी जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होगा, ईडी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होगा, ठीक है, कब, जब स्टेडी स्टेट मेंटेन हो, ठीक है, जब स्टेडी स्टेट मेंटेन हो उस समय, ठीक है, ईडी जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय द बैटरी को पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ, ठीक है। तो हम लोग यहां से ईएमएफ की डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है, क्या डिफिनीशन दे सकते हैं, ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज वर्क डन बाय द बैटरी इन taking a unit positive charge
from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. ठीक है, EMF of a body, sorry, EMF of a battery is work done by the battery in taking a unit positive charge from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. ठीक है, और इसी को आप कह सकते थे कि अगर चार्ज को निगेटिव कर दें तो पॉजिटिव टर्मिनल से कहां पे लेके जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है, और ईएमएफ को और क्या से डिफाइन कर सकते थे. ठीक है, हम कह सकते थे ईएमएफ ऑफ द बैटरी is potential difference between terminals of the battery when it is supplying no current to the circuit. ठीक है, जब ये सर्किट में कोई करंट सप्लाई ना करे. ठीक है, EMF of a battery is work done by the battery in taking a unit positive charge from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. ठीक है, of the battery. EMF of the battery को और क्या से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम बैटरी से कोई करंट ना ले रहे हों. ठीक है, और जब हम बैटरी से कोई करंट नहीं ले रहे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ठीक है, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के बीच में, वही क्या हो जाएगा, वही EMF ऑफ द बैटरी हो जाएगा या EMF ऑफ द सेल हो जाएगा. देखिए, अब जब करंट फ्लो होगी, ठीक है, चार्जेस मूव करेंगे, तो जब चार्ज मूव करेगा तो आप देखिए होगा क्या, इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा जो चार्जेस के मूवमेंट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा और हीट होगा, और इसी के कारण क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा. ठीक है, इसी के कारण हम लोग क्या करें, देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है.